चैप्टर 32 जो है वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, है ना, जिसका नाम है युग्मक जनन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स को समझेंगे कि युग्मक जनन एक्चुअली क्या होता है। युग्मक कौन कौन से होते हैं मनुष्य के अंदर बात करें अगर हम लोग, तो नर युग्मक होता है शुक्राणु, राइट, और मादा युग्मक होता है अंडाणु। दोनों ही अगुणित है, अगुणित सेल्स हैं, अगुणित कोशिकाएं हैं। अगुणित कोशिकाएं होने का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें क्या होते हैं, हाफ होते हैं। जब ये निषेचित होते हैं मतलब मिलते हैं आपस में, है ना, तो उसके बाद क्या होता है, क्या विकसित होता है, जो संरचना बनती है वो होती है युग्मनज, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे होते हैं, डबल, यानी इसको कहेंगे द्विगुणित। तो द्विगुणित संरचना बनती है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है ना, तो जाके किसका निर्माण होता है, भ्रूण का, और भ्रूण विकसित होता है बच्चे के अंदर। आ गई बात समझ में। तो ये हमारे युग्मक होते हैं, यानी युग्मक क्या होते हैं, युग्मक अगुणित संरचना है जिनके मिलने से, जिनके संलयन से युग्मनज बनता है, और युग्मनज में विभाजन होता है तो क्या बनता है, भ्रूण का क्या होगा, निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, युग्मक तो समझ में आया कि ये क्या बना रहे हैं, जो भ्रूण है उसका विकास कर रहे हैं। तो अब युग्मनज जो है वो बनता है, वो युग्मकों से बनता है, हमने देख लिया। अब युग्मक क्या कहाँ बनते हैं, तो युग्मक का निर्माण जो होता है जनद के अंदर होता है। जनद कौन सी संरचना है, नरों के अंदर होता है वृषण, और मादा के अंदर होता है अंडाशय। जनन तंत्र आप लोगों ने पढ़ा था, तो नर के अंदर वृषण कहाँ होता है बेटा, इस तरीके की स्ट्रक्चर आप लोगों ने 10th में पढ़ी है। तो ये वृषण कोश होता है जिसमें गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं वृषण। तो ये वृषण जो संरचना होती है उदर गुहा के बाहर, इसके अंदर क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। और मादा के अंदर हम मादा जनन तंत्र अगर देखते हैं इस तरीके से बनाकर, तो आप लोगों को पता है ये गर्भाशय है और ये फैलोपियन ट्यूब है, इधर भी और इधर भी, है ना, फैलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पर दो अंडाशय पाए जाते हैं। तो ये जो वृषण है और अंडाशय जो है वो नर और मादा के प्राथमिक अंग होते हैं। इन्हीं के अंदर क्या होता है, युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो जनद जो होते हैं इन्हें कंबाइंडली क्या बोला जाता है, वृषण को और अंडाशय को क्या बोला जाता है, जनद। क्यों, क्योंकि ये युग्मकों का निर्माण करते। तो जो जनद होते हैं उन जनद के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कहा जाता है आद्य जनन कोशिका। ठीक है, यानी इस वृषण में और अंडाशय के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, आद्य जनन कोशिका। इस आद्य जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अगर इसको मैं ठीक से समझाऊं बेटा, तो देखो यहाँ पर जैसे बात करते हैं अगर नर की, तो नरों में जनद कौन सा अंग है, वृषण। ठीक है, अब वृषण के अंदर कौन सी कोशिका है, आद्य जनन कोशिका। आद्य जनन कोशिका, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितने होते हैं, 2n, यानी ये द्विगुणित होती है। फिर इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ। तो ये शुक्राणु में क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, है ना। तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर मादा में जनद कौन सा है, जनद अंग मादा में होता है अंडाशय। अंडाशय की आद्य जनन जो कोशिका होती है, आद्य जनन कोशिका में क्या विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 2n। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब जाके मादा युग्मक किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। आगे बात समझ में। तो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जो होता है वो जनद के अंदर होता है। जनद होते हैं वृषण और अंडाशय, जो कि जनन तंत्र के क्या होते हैं, प्राथमिक भाग होते हैं। अब इन जनदों के अंदर आद्य जनन कोशिका होती है, इनमें विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और कौन सा समसूत्री सॉरी, दोनों में ही अर्धसूत्री विभाजन होता है, तब युग्मक शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं। फिर इनके मिलने से युग्मनज बनता है। आगे बात समझ में। तो ये होता है। तो अब बात करते हैं हम युग्मक जनन।
यानी युग्मक और जनन, जनन का मतलब क्या होना, निर्माण होना, और किसका निर्माण होना, युग्मक का निर्माण होना। तो युग्मक का निर्माण होना ही क्या कहलाएगा, युग्मक जनन कहलाएगा। तो अगर डेफिनेशन बनानी हो युग्मक जनन की तो क्या डेफिनेशन बनेगी बेटा, युग्मक जनन की डेफिनेशन बनेगी, युग्मक जनन की परिभाषा बनेगी कि जनदों में क्या होना, युग्मकों का निर्माण होना। ये क्रिया क्या कहलाएगी, युग्मक जनन कहलाएगी, जो इस चैप्टर का नाम है। आगे बात समझ में। अब युग्मक जनन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो युग्मक जनन जो है, युग्मक जनन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो है वो कहलाएगा शुक्र जनन और दूसरा कहलाएगा अंड जनन। अंड यानी अंडाणु, ठीक है, जनन यानी निर्माण। तो अंडाणु का निर्माण होगा, कहाँ होगा, अंडाशय के अंदर, ठीक है, जो कि अंडाणु क्या है, एक मादा युग्मक है, ठीक है। तो अंडाशय के अंदर क्या होना, अंडाशय की आद्य जनन कोशिका से किसका निर्माण होना, अंडाणु का निर्माण होना क्या कहलाता है, अंड जनन कहलाता है। शुक्र जनन, शुक्राणु का निर्माण होगा, तो वृषण के अंदर वृषण की आद्य जनन कोशिकाओं से शुक्राणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है, ठीक है। तो ये आपका युग्मक जनन है। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पहले हम पढ़ेंगे शुक्र जनन। युग्मक जनन में शुक्र जनन जो होता है वो, अब ये ध्यान रखना कि युग्मक जनन को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है एफएसएच। एफएसएच कौन सा हार्मोन है बेटा, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अंतःस्रावी तंत्र में। तो एफएसएच के द्वारा इसका क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है, ठीक। अब देखो जीव जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है द्विलिंगी और दूसरा होता है एक लिंगी। एक लिंगी और द्विलिंगी का क्या मतलब है, द्विलिंगी यानी नर जन्नांग और मादा जन्नांग एक ही व्यक्ति के अंदर अगर उपस्थित हो तो वो द्विलिंगी कहलाएगा। द्वि मतलब दो, तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही क्रिया इसी व्यक्ति के अंदर होगी। एक लिंगी जिसके अंदर या तो नर भाग होगा या फिर क्या होगा, मादा भाग, दोनों साथ में उपस्थित नहीं होंगे, या तो नर जन्नांग उपस्थित होंगे या मादा जन्नांग उपस्थित होंगे, तो इसे हम कहेंगे एक लिंगी जो जीव है वो उसे उस नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो द्विलिंगी और एक लिंगी होते हैं। अब अगर हम लोग कहें कि लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है मनुष्य के अंदर, मनुष्य के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाए जाने का क्या मतलब है, द्विरूपता पाया जाना मतलब नर को आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो, मेल जो होता है उसको, और जो फीमेल होती है उसको आप अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आ रही बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक लेंगे शुक्र जनन यानी शुक्राणु निर्माण की क्रिया। लेकिन शुक्राणु निर्माण आपको तभी समझ में आएगा जब आपको क्या समझ में आएगा, जब आपको समझ में आएगा कि वृषण की आंतरिक संरचना कैसी होती है। आ रही बात समझ में। वृषण की आंतरिक संरचना जो होती है, क्वेश्चन सीधा है आपके जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर भी है कि वृषण जो है उसकी टीएस या अनुप्रस्थ काट को सचित्र समझाइए, या फिर आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वृषण की अनुप्रस्थ काट को समझाइए या वृषण की आंतरिक संरचना को समझाइए। प्रैक्टिकल में तो है ही है, थ्योरी में भी आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वृषण जो होता है, वृषण क्या होता है, वृषण जो है वो नरों का क्या होता है, प्राथमिक अंग होता है। प्राथमिक अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वृषण के अंदर नर हार्मोन जो है, जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन कहते हैं हम, वो यही निर्मित होता है। प्लस यहाँ पर शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वृषण जो है वो नरों का क्या होता है, प्राथमिक अंग होता है। तो वृषण जो है उसके अंदर वृषण की आंतरिक संरचना है जिसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं।
वृषण की अनुप्रस्थ काट का हम अध्ययन करते हैं तो वृषण का जो सबसे पहली बाहर जो आवरण होता है उसको वृषण खोल कहा जाता है। कई जो परतें होती हैं वो मिलकर इसका क्या करती है, निर्माण करती है। तो वृषण जो होता है उसका बाह्य स्तर जो है वो क्या कहलाता है, वृषण खोल, जो कि मेन 2 लेयर्स में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बाहरी और जो थोड़ी कंपैरिजन में पतली होती है उसे हम ट्यूनिका वेजाइनल कहते हैं। ये जो डायग्राम मैंने बनाया है बेटा, ये वृषण का बनाया है। अब इसके अंदर ये है हमारी, ये जो लेयर दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये दोनों, ये जो पूरी लेयर है वो हमारी कौन सी है, ट्यूनिका वेजाइनल है। ट्यूनिका वेजाइनल में बाहरी परत को क्या कहा जाता है, पैराइटल। पैराइटल मतलब ही होता है बाहर, ठीक है। अंदर वाली को कहा जाता है विसरल, और इन दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, ठीक है। उदर गुहा की सबसे अंदर वाली भित्ति जो होती है, उदर गुहा की जो भित्ति होती है उसके अंदर वाली जो लेयर होती है जिसे कहा जाता है पेरिटोनियम, है ना। हमारी जो उदर गुहा मतलब ये वाला हिस्सा है, इसकी जो भित्ति होती है ना, उसकी अंदर वाली जो परत होती है वो क्या कहलाती है बेटा, पेरिटोनियम कहलाती है। और पेरिटोनियम जो होती है पेरिटोनियम कहलाती है। और पेरिटोनियम जो है उसके वलन के वजह से इसका ट्यूनिका वेजाइनल का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, उदर गुहा की पेरिटोनियम से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे बात समझ में। फिर अंदर ये सेकंड लेयर आप देख रहे हो जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये संयोजी उत्तक की बनी हुई होती है, ठीक है। थोड़ी सी मोटी होती है, अंदर की तरफ होती है, संयोजी उत्तक की द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया का। और ये कैसे रंग की होती है, सफेद रंग की होती है, ठीक है। अब ये वाली जो लेयर सबसे बाहर आ गई पैराइटल विसरल, इन दोनों ने मिलकर जिस निर्माण किया वो है ट्यूनिका वेजाइनल। अब इस विसरल के नीचे जो आती है वो आती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, है ना। तो ये पूरी आपको दिख रही है, ये यहाँ पर ये आपकी पूरी जो है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो है वो क्या करती है, वृषण के अंदर तक धस जाती है और वृषण को कई प्रकोष्ठ में बांट देती है। देखो, एक कोष्ठ ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये दिख रहा है, चौथा दिख रहा है। तो ये क्या कर रही है, वृषण को प्रकोष्ठ में या चेम्बर्स में बांट रही है। आ रही बात समझ में। वृषण जो है चेम्बर्स के अंदर क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है ना। तो अब देखो ये जो चेम्बर है, ये जो आप देख रहे हो, ये ये हिस्सा जो देख रहे हैं जो धसा हुआ है वृषण के अंदर, इसे बोला जाता है पट। क्या बोला जाता है, वृषण पट बोला जाता है। तो ये पट की वजह से वृषण जो है विभिन्न कोष्ठ के अंदर बटा रहता है और एक वृषण में लगभग 250 से लगाकर 300 जो है वो कोष्ठ पाए जाते हैं या वृषण कोश पाए जाते हैं। ये खाली जगह आप जो देख रहे हो ये वृषण कोश है और ये पट है। आगे बात समझ में। अब इन वृषण जो कोश है इनके अंदर 2 या 3 क्या पाई जाती है, नलिका रूपी संरचना पाई जाती है। इस तरीके से नलियां पाई जाती है ना, इन्हें बोला जाता है शुक्र जनन नलिका। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुक्र जनन नलिका ही पूरे वृषण का निर्माण करती है। शुक्र जनन नलिकाओं को हम वृषण का क्या कहते हैं, शुक्र जनन नलिकाओं को वृषण की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। तो प्रत्येक कोश में लगभग 2 से 3 नलिकाकार संरचना पाई जाती है। इस तरीके से, है ना, ये इस तरीके से बनाते हैं। तो हम आगे जाके वासा रेक्टी बना लेगा वो। तो ये शुक्र जनन नलिकाएं जो है वो इससे क्या होती है, निकलती है। और इन शुक्र जनन, नाम है शुक्र जनन, यानी शुक्राणु का जो जनन होता है, जो निर्माण होता है, वो इन्हीं नलिकाओं के अंदर होता है। आगे बात समझ में, ठीक। तो ये होती है शुक्र जनन नलिका। इसको संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। एक वृषण कोश में लगभग संख्या 2 से 3 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 शुक्र जनन नलिका, जैसे ये शुक्र जनन नलिका है और ये शुक्र जनन नलिका है, ये शुक्र जनन नलिका है और इस शुक्र जनन नलिका के बीच में क्या पाया जाता है, उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में जो उत्तक पाया जाता है जिसे कहा जाता है अंतराली उत्तक। अंतराली यानी अंतर में पाया जाने वाला उत्तक। अंतराली, अंतर मतलब क्या होता है, गेप, ठीक है। तो शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में जो गेप है ना, उसे कहा जाता है अंतराली उत्तक। और अंतराली उत्तक जो होता है
वो इसके बीच में पाया जाता है। इस अंतराली उत्तक का निर्माण जिन कोशिकाओं से होता है उन्हें कहा जाता है अंतराली कोशिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि अंतराली कोशिकाएं क्या होती है। अंतराली कोशिकाओं का ही दूसरा नाम है लीडिंग सेल्स। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो जो दो शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में, शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में उत्तक क्या कहलाता है? अंतराली उत्तक, ठीक है। अंतराली उत्तक में कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? अंतराली कोशिकाएं, या कहा जाता है लीडिंग सेल्स, लीडिंग कोशिकाएं। समझ में आ गया? ये कोशिकाएं क्या कहलाती है? अंतराली कोशिकाएं कहलाती है या लीडिंग सेल्स कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा इस अंतराली उत्तक के अंदर संयोजी उत्तक रक्त वाहिनियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियां पाई जाती है, धमनी और शिराएं भी पाई जाती है। तो शुक्र जनन नलिकाओं के बीच जो गैप, दो शुक्र जनन 3 है, तो इनके बीच में जो उत्तक पाया जाता है वो अंतराली उत्तक होता है। अंतराली उत्तक का निर्माण कोशिकाओं से होता है, उन्हें अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नर हार्मोन जिसको हम कहते हैं, जो है हमारा टेस्टोस्टेरोन, या जिसे हम एंड्रोजन के नाम से जानते हैं, एंड्रोजन भी कहते हैं नर हार्मोन को, है ना। तो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन जो होता है उसका स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? अंतराली कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का निर्माण किन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है? तो आंसर इज अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। अब टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का काम क्या है बेटा? इसका काम सिंपल सा है कि शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना, शुक्र जनन को प्रेरित करना, यानी शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करना, और नरों के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षणों, द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? दाढ़ी मूंछ का आना, है ना, ये द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं। आवाज का भारी आना, लड़कों में एडम एप्पल्स का बनना, यहाँ पे कंठ में, है ना। तो ये सारे द्वितीय लैंगिक लक्षण होते हैं जो कि किसके नियंत्रण में होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नियंत्रण में होते हैं। तो शुक्राणु निर्माण को प्रेरित किया जाता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो ये हार्मोन हमारा टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन होता है, जो कि अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। और अंतराली कोशिकाएं जो है वो कहाँ पाई जाती है? शुक्र जनन नलिकाएं जो होती है, जो कि शुक्राणु जो कि वृषण का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है, इन शुक्र जनन नलिकाओं के बीच में जो अंतराली उत्तक होता है वहां पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है, इसी के साथ है, वो कनेक्टेड ही हो गया, वृषण की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन। आपको जो है पूरा शुरू से लगाकर अंत तक करना है, आ रही बात समझ में। लेकिन इसके अंदर आपको मेन जो आपका आता है शुक्र, ये जो शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्र जनन नलिका जो है ना, सेमिनल वेसिकल्स है, इनका जो है इनकी जो आंतरिक संरचना है वो भी आपको क्या की जा सकती है? अलग से पूछी जा सकती है। तो अब हम लोग जो देखेंगे कि जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, ये जो शुक्र जनन नलिका जो शुक्राणु का निर्माण करेगी, ये शुक्र जनन नलिका की आंतरिक संरचना कैसी है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शुक्र जनन नलिका की, यानी इसी के अंदर चलेगा बेटा, बट हम लोग उसको ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। आ रही बात समझ में? तो अब हम लोग देखते हैं शुक्र जनन नलिका का जो है आंतरिक विवरण कैसा है। अब हम लोग देख रहे हैं शुक्र जनन नलिका, जो कि किसी भी वृषण की नरों में क्या कहलाती है? वृषण की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दो चीजों से मिलकर इसका निर्माण होता है, एक तो बाह्य आवरण होता है और एक क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। तो बाह्य आवरण जो होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है, ये हमारी क्या है? शुक्र जनन नलिका है, यानी हमने वृषण को इस तरह से काटा है, क्रॉस सेक्शन काटा है वृषण का। तो इसके अंदर हम लोग देख रहे थे, जैसे सपोज हमने ये वृषण काटा है, तो वृषण के अंदर यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? अंतराली उत्तक मिलेगा, है ना, चारों तरफ अंतराली
उत्तक मिलता है। ठीक है, अब अंतराली उत्तक के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है, अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं कहा जाता है। आ रही बात समझ में। अब इसके बीच में क्या पाई जाएगी, शुक्राणु जनन नलिकाएं पाई जाएगी या शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाएगी। अब इसके अंदर सबसे पहले ये जो शुक्र जनन नलिका आप देख रहे हो, इसके अंदर सबसे पहले बाह्य आवरण पाया जाएगा और बाह्य आवरण जो है वो दो परतों से मिलके आता है। सबसे पहले जो लेयर होगी बाह्य, उसको कहेंगे हम ट्यूनिका प्रोपिया। क्या बोलेंगे, ट्यूनिका प्रोपिया। तो ये और ये ट्यूनिका प्रोपिया मान लेते हैं हम। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी होती है जननिक उपकला, मतलब इस तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट जो लेयर होगी कोशिकाओं की इस तरीके से पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जननिक उपकला बोलते हैं। ये कोशिकाओं की लेयर है और इसे बोला जाएगा जननिक उपकला। ठीक है, अब जननिक उपकला के अंदर जो है आद्य जनन कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आद्य जनन कोशिकाएं। आद्य जनन कोशिकाओं से, ये मैंने लिखा है शुक्राणु जनन कोशिका या आद्य जनन कोशिका, तो इन्हीं से किसका निर्माण होगा बेटा, शुक्राणुओं का निर्माण होगा। तो सबसे पहले बाह्य आवरण, बाह्य आवरण में पहला होता है ट्यूनिका प्रोपिया, ठीक, फिर आता है शुक्राणु जो निर्माण करने वाली परत वो की जननिक उपकला कहलाती है, आंतरिक है, और आद्य जनन कोशिकाओं से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। अब ये शुक्राणु जनन कोशिका या आद्य जनन कोशिका जिसको हम कह रहे हैं, है ना, उसके अंदर देखो इनके जो है आदि जनन कोशिकाएं जो है उनसे क्या है, यहाँ पर डिवाइड होकर क्या है, जो कोशिकाएं हैं इनके बीच बीच में मतलब इस तरीके से कुछ कोशिकाएं पाई जाती है स्तंभाकार, ऐसे स्तंभाकार कोशिकाएं पाई जाती है। ये जो है स्तंभाकार कोशिकाएं जो हैं वो कहलाती है हमारी आलंब। आलंब का मतलब क्या होता है बेटा, सहारा, आलंब या सर्टोली। ठीक है, खोज की थी एनरिको सर्टोली के नामक वैज्ञानिक के द्वारा, इसलिए इसका नाम है सर्टोली सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। आलंब कहते हैं या सहारा देने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो आलंब कोशिका या सर्टोली कोशिकाएं जो होती है वो स्तंभाकार होती है। शुक्राणु निर्माण जो होता है उस समय जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं ना, उनको क्या करती है, अपघटित करने का काम करती है। तो ये जो कोशिकाएं होती है वो हमारी क्या कहलाती है, आलंब कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं, नर्व सेल आदि भी कहा जाता है, क्योंकि जो शुक्राणु बनते हैं इनको पोषण जैसी चीजें प्रदान करने का काम किसका है, इन्हीं आलंब या सर्टोली कोशिकाओं का होता है। इसके अलावा इन कोशिकाओं के द्वारा क्या किया जाता है, 3 तरीके के हार्मोन जो है वो क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। वो 3 तरीके के हार्मोन कौन कौन से हैं, वो 3 तरीके के हार्मोन्स जो हैं वो देखो, सबसे पहला आपको दिख रहा है यहाँ पर इनहिबिन हार्मोन है। पहला कौन सा है, इनहिबिन है। इनहिबिन हार्मोन जो है वो किसके, एफएसएच जो होता है यानी पुत्तकी प्रेरक हार्मोन जो होता है उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको सप्रेस करता है, यानी उसके जो रिलीज है, उसका जो सीक्रेशन है उसको कम करता है, ताकि शुक्राणु निर्माण की क्रिया को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। फिर आता है एंटी म्यूरेलिन हार्मोन। एंटी म्यूलेरियन हार्मोन जो है वो क्या करता है, जो नर है उनके अंदर कौन सी नलिकाएं पाई जानी चाहिए बेटा, भ्रूण में क्या होनी चाहिए, नर जो जनन वाहिनियां होती है वही पाई जानी चाहिए, नरों वाली जो संरचनाएं हैं वही विकसित होनी चाहिए किसी भी नर के, जो नर होता है उसके अंदर, तभी वो नर कहलाएगा, है ना। लेकिन क्या होता है, अगर ये किस वजह से होता है कि नर के अंदर नर वाले ही संरचनाओं का विकास होता है, वो एंटी म्यूरेलियन हार्मोन की वजह से होता है, क्योंकि एंटी म्यूरेलियन हार्मोन जो है भ्रूण के अंदर मादा जनन वाहिनियों के विकास को क्या करता है, रोकता है। इसीलिए कंप्लीटली उस जो भ्रूण होता है वो नर के अंदर क्या हो पाता है, विकसित हो पाता है। उसके बाद तीसरा है एबीपी। एबीपी हमारा न्यूज चैनल नहीं है, ये है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन नामक हार्मोन है। ठीक है, एंड्रोजन क्या है, नर हार्मोन है जिसका स्त्रवण कौन कर रहा था, अंतराली कोशिकाएं, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अंतराली कोशिकाओं के द्वारा
जो भी हमारा एंड्रोजन स्रावित किया जाता है वो आके वो क्या करता है, जैसे ये कोशिका है हमारी सर्टोली सेल्स, अब ये किसको रिलीज कर रही है बेटा, ये रिलीज कर रही है एबीपी को, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो अंतराली कोशिका है, इस अंतराली कोशिका के द्वारा क्या स्रावित किया जाएगा, एंड्रोजन हार्मोन। तो जब एंड्रोजन इससे बाइंड हो जाता है आके, है ना, इस हार्मोन से, एबीपी से, तब जाके शुक्राणु निर्माण क्या होता है, शुरू होता है। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर ये हमारी सर्टोली सेल्स है, ये एबीपी रिलीज करती है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करती है, बाइंडिंग मतलब बांधने वाला, जोड़ने वाला। तो ये एंड्रोजन को जोड़ता है हार्मोन, और जैसे ही एंड्रोजन हार्मोन जो है एबीपी के साथ जुड़ जाता है तो शुक्राणु निर्माण क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी है हमारी शुक्राणु जनन कोशिकाएं। शुक्राणु जनन जो कोशिकाएं होती हैं, ये हमारी मान लो शुक्राणु जनन कोशिकाएं हैं, इनमें विभाजन होता है, ठीक है। शुक्राणु जनन कोशिकाएं जो है 2n है, अब इनमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट बनता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट को हम बोलते हैं प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिका, ठीक है। फिर द्वितीय स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो गया, यानी द्वितीय शुक्राणु जनन कोशिका। फिर उससे किसका निर्माण होगा, शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होगा। फिर विकासशील शुक्राणु का, और फिर क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। तो अगर आप डायग्राम देखते हो तो ये हमारी शुक्राणु जनन कोशिका हो गई। अब इनसे जो निर्माण होगा वो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का होगा। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से द्वितीय स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा। फिर यहाँ पर शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होगा। शुक्राणु पूर्वी से फिर किसका निर्माण हो जाएगा, शुक्राणु का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस तरीके से आंतरिक संरचना में आपको ये सारी अवस्थाएं जो है वो दिखानी है। तो ये हमारा जो कंप्लीट होता है टॉपिक वृषण की आंतरिक संरचना का क्या करना, अध्ययन। अब हम लोग जो पढ़ेंगे शुक्र जनन, है ना, तो शुक्र जनन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, शुक्राणु जनन कोशिका, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, द्वितीय शुक्राणु पूर्व, विकासशील शुक्राणु, ये जो है आपको आने चाहिए नाम, ठीक है, तभी आपको क्या होगा, समझ आ पाएगा। बट ये जो आपको अभी जो आपने पढ़ा है, एक तरीके से हमने थ्योरी भी कंप्लीट की है अभी, और ये प्रैक्टिकल भी कंप्लीट किया है। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर आपके है वृषण की आंतरिक संरचना का जो है सचित्र वर्णन करें, है ना, अनुप्रस्थ काट का अध्ययन, तो उसके अंदर आपको ये पढ़ना ही है। तो आज हमने प्रैक्टिकल भी कंप्लीट किया। एक्सटर्नल जो है वो आपको क्वेश्चन करेगा इन्हीं हार्मोन्स के ऊपर, इन्हीं सेल्स के ऊपर, लीडिंग सेल्स जो होती है उसका क्या काम है, सर्टोली कोशिकाएं हैं उनका क्या काम है, तो ये आपको आना चाहिए।